ओके। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ये कर लिया था। ये हम यहाँ तक कर चुके थे, इम्पेयरमेंट लॉस तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उससे आगे अब हमने कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से अब हमारे पास इब्सास 11 है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है जी ये स्टैंडर्ड। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लाइक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है कि निगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड एसेट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को देखना है कि हमने किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, रेवेन्यू को और कॉस्ट को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर किस चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमने देखना है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आएगी। और हमने ये देखना है कि हमने जो आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फ्यूचर लॉसेस हैं उनको उनके अगेंस्ट हमने प्रोविजन वगैरह क्रिएट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें इस स्टैंडर्ड के अंदर देखनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर देखें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपने देखने हैं, और उसमें नेट प्रॉफिट और लॉस हमें पता लग जाएगा कि हमने कैलकुलेट करना। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे पास इसमें रिसीवेबल्स आ सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस आ सकता है। ठीक है जी, ये करंट एसेट्स में आ जाएंगे। पेबल्स हैं हमारे पास, और प्रोविजन फॉर लॉस है। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर लॉसेज है तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे। इससे आगे अगर हम देखें तो उसने बताया हुआ है कि इन सारी चीज़ों की वैल्यूएशन के लिए हम मेथड्स यूज़ करेंगे। इसने लिखा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट। तो ये एक मेथड है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है जी, उससे रिलेटेड पहले हम कॉस्ट देखेंगे, फिर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यानी जो वर्क हम कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की परसेंटेज कितनी कंप्लीट हो गई है उसको उतनी लेके, और कॉस्ट इनकर्ड जो है वो हम देख लेंगे कि कितनी जो है वो हमारे पास कॉस्ट इनकर हो रही है। अब यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें जो हैं वो हम साथ साथ कर रहे होंगे। लाइक हमारे पास एक्रूवल और प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट दोनों इकट्ठे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। कुछ जगह पे एक्रूवल अप्लाई हो रहा है, कुछ जगह पे प्रूडेंस, कई जगहों पे इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इनकम और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करना है जब वो इनकर हो जाएंगे। ठीक है जी, बेशक कैश जो है वो रिसीव हुआ है या पे रिसीव हुआ है या पे हुआ है तो हमने उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपका अगर सेल आपने कर दी तो आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लॉसेस वगैरह आ रहे हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड लॉस आ रहे हैं से, सॉरी, अच्छा अगर हमें से हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर गेन या लॉसेस आ रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो हमें लॉस आया है उसको हमने इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना है, और अगर हमें कोई गेन वगैरह आ रहा है तो हम गेन उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब वो गेन रियलाइज हो जाता है। हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक तो ये होगा कि फिक्स प्राइस हम डिफाइन कर देंगे कि इस प्राइस के ऊपर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यही है कि हम बता देंगे कि जो कॉस्ट आएगी उसके अंदर प्लस से 10% 20% मार्जिन होगा। तो वो हमारे पास ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्क्लोजर नोट है, यानी जो आपने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस बनाई हैं उसके अंदर जो आपने डिस्क्लोजर नोट देना है उसके अंदर आपने देखना है कि कॉस्ट इनकर्ड टू डेट कितनी है। ठीक है जी, ऐड या लेस करना है प्रॉफिट और लॉस रिकग्नाइज टू डेट। ठीक है जी, पहले हमने देखना है कि कितना हमारी कॉस्ट इनकर हो गई हुई है, उसके बाद हमने प्रॉफिट या लॉस उससे रिलेटेड देखना है कि कितना प्रॉफिट जो है या लॉस है हमने रिकग्नाइज करना है। लेस कर देना है प्रोग्रेस बिलिंग, यानी जो बिल रिसीव हो चुके हैं वो लेस करवा देने हैं। और आगे आ जाएगा ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू कस्टमर। ठीक है जी, तो ये आपको पता लग जाएगा कि ग्रॉस अमाउंट हमारी कस्टमर की तरफ से ड्यू है या हमारी कस्टमर की तरफ ड्यू हो गई है। तो ओवरऑल जो है ये ओवरऑल फुल स्टैंडर्ड का एक स्केच है हमारे पास। ठीक है जी, अब हम देखेंगे अभी एक एक चीज़ को आहिस्ता अलग-अलग भी उसने डिफाइन किया हुआ होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वो बता रहा है कि a contract specifically negotiated for the construction of an asset or combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology, and function of their ultimate purpose or use.
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली स्पैन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में फॉल करते हैं। ये देखिए, अब अकाउंटिंग एंट्रीज में रेवेन्यू है, कॉस्ट है और बैलेंसेस है। रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास गेन या लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो वो बैलेंस की बात कर रहे हैं। ले जी IPSAS 11 accrual and prudence। तो IPSAS 11 require that we match revenue and expenses over the life of a construction contract. How much revenue and cost relate to the current year should be included in the statement of financial performance? What amount to include in the statement of financial position? And do we need to make provision for any future losses on the contract? तो ये देखना है, ये accrual basis पे करेंगे या हम prudence concept की basis पे करेंगे। Important rules during the early stages of a contract, if it is too early to take any attributable profit, match revenue and cost resulting in zero profit। ठीक है जी, तो ये हम बता रहे हैं कि हमने अर्ली स्टेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है। इफ इट इज टू अर्ली टू टेक एन एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मैच रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिजल्टिंग इन जीरो प्रॉफिट। तो अगर आप एक अर्ली स्टेज के ऊपर रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करेंगे तो प्रॉफिट नॉर्मली जीरो आ जाता है। As soon as we become aware that a contract is likely to make a loss, provide for that loss in full। तो ये हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट से लॉस आ रहा है तो आपने लॉस जो है वो उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है। देखिए, अभी हम सारी बात कर चुके हैं। तो कॉस्ट, कैलकुलेटिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट फॉर द पीरियड। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज प्रोवाइडेड, परसेंटेज कंप्लीटेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड एंड कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। तो ये सारी चीज़ें ABCD करके हमने एट द एंड हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड टू डेट आ जाएगी। इसके अंदर फिर हम प्रॉफिट या गेन लॉस वगैरह ऐड करेंगे, प्रोग्रेस बिलिंग लेस करेंगे, तो हमारे पास ड्यू फ्रॉम कस्टमर या ड्यू टू कस्टमर आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपके पास रिसीवेबल आ सकते हैं, पेएबल्स आ सकते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, डज नॉट, और अमाउंट इनवाइस डज नॉट इक्वल टू रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉरकास्ट टू मेक अ लॉस। आपके पास चीज़ें आ रही हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फॉल करेंगी। अच्छा जी, अदर इश्यूज के अंदर उसने बता दिया हुआ है कि फिक्स प्राइस से अभी हम बात करके आए कि अदर इश्यूज फिक्स प्राइस वर्सेस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप कंबाइन करेंगे या सेगमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट क्या होगी, एस्टिमेट्स के अंदर चेंज आ सकता है या नहीं, वेरिएशन इन रेवेन्यू। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को अब हम देखेंगे। तो अभी इससे जो पीछे पीछे चीज़ें थी वो हम सारी डिस्क्राइब कर चुके थे। तो आपके पास सबसे पहले देखें आ गया है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बता रहा है जी, a contract in which the contractor agree to a fixed contract price or a fixed rate per unit or output which is some cases is subject to cost escalation clauses। ठीक है जी, तो ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी यहाँ पे आप एक फिक्स रेट पर यूनिट के ऊपर या आउटपुट की बेस के ऊपर आप प्राइस डिसाइड कर लेंगे और उसी प्राइस के ऊपर आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब कब किया जा सकता है, जब आपको पता हो कि प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटिटी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है जी, तो यानी ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट उसी केस में हो सकता है जब आपको पता हो कि आपको इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको पता हो कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो रिलायबली मेजर हो सकता है। ठीक है जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन एट द पीरियड एंड एंड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। तो ये भी है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो पीरियड एंड के ऊपर उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो कि जो आपने स्टेज डिसाइड की थी उसकी कंप्लीशन के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड क्लियरली एंड रिलायबली मेजर्ड। तो जो कॉस्ट है पूरे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और रिलायबली उसको मैयर भी कर सकते हो। इसी केस में ऐसा पॉसिबल है कि आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर सकें अगर आपको ये सारी चीज़ों का पता होगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं है तो
पर जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको लॉस भी कर सकता है। अब कॉस्ट प्लस में क्या दिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स फॉर अलाउएबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट प्लस अ परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट और अ फिक्स्ड फी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्लस के ऊपर है, से 10%, यानी जो कॉस्ट आ गई है उस कॉस्ट के ऊपर इतनी परसेंटेज या इतना जो फिक्स फी आपकी रखी हुई है वो आपको पे कर दी जाए, तो ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, वो ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर लेबर आएगी, मटेरियल आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, मूविंग और हायरिंग प्लांट प्लस इक्विपमेंट, डिज़ाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंस, रेक्टिफिकेशन, गारंटी वर्क, क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होंगी ये सारी। एक्सक्लूड में वो कह रहा है जी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, R&D कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉट यूज्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली जो प्लांट या मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह जो आप रेगुलर तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे यूज़ नहीं कर रहे, उसकी डेप्रिसिएशन आपने नहीं लेनी है। जिन प्लांट को आप स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर रहे हैं, प्लांट को, इक्विपमेंट को, किसी भी चीज़ को, वो आपने इंक्लूड करने हैं। अच्छा जी, इसके आगे हमारे पास चेंजेस इन एस्टीमेट, द अफेक्ट ऑफ the effect of any changes in estimates to be accounted for in the current year prospectively, not applied retrospectively। अच्छा जी, अब यहाँ पे चेंज इन एस्टीमेट की बात हो रही है, अभी हम आगे जाके ये स्टैंडर्ड देखेंगे अभी। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि किसी भी किस्म की जो चेंजेस वगैरह आ रही हैं, ठीक है जी, द अफेक्ट ऑफ एनी चेंजेस इन एस्टीमेट टू बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट ईयर प्रोस्पेक्टिवली, नॉट अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी करंट ईयर का मतलब ये, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई भी चेंज अगर लेके आना है तो वो आपके सिर्फ करंट ईयर के अंदर ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप पिछले सालों को भी या जो कंपैरेटिव फिगर्स हैं उनको भी आप ठीक करेंगे। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि आपने उसी साल सिर्फ उसको चेंज करना है। वेरिएशन इन रेवेन्यू, तो उसने लिखा हुआ रिकग्निशन व्हेन इट इज probable that the customer will accept the variation and claim, or that the contract is sufficiently advanced that the performance criteria will be met, the amount of revenue can be measured reliably। तो वो रेवेन्यू के अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, इसलिए वो कह रहा है कि आपने उसको रेवेन्यू को रिकग्नाइज ही तब करना है जब आपको पता हो कि आप जो वेरिएशन, और या तो जो कस्टमर है वो आपका वेरिएशन या जो आपके क्लेम वगैरह हैं उनको देखेगा। ठीक है जी, और उसके साथ साथ आपका जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है वो भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमने देखना है रिकग्निशन क्राइटेरिया को कि कस्टमर जो है वो एक तो वेरिएशन के क्लेम जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है जी, और आपका जो क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी रिलायबली मेजर हो सकती है। अच्छा जी, आगे आपके पास IPSAS 11 के डिस्क्लोजर्स हैं। तो ये जो डिस्क्लोजर्स आपने देने हैं ये वो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड। ठीक है जी, तो वो बता रहा है कि जी अमाउंट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो आपने डिस्क्लोज करना है। उसके साथ द मेथड यूज टू डिटरमिन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर द पीरियड, तो आपने जो मेथड यूज़ किया है उसको भी आपने डिफाइन करना है। ठीक है जी, आज जिस आप किस स्टेज के ऊपर है कंप्लीशन की वो आपने बतानी है। ठीक है जी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रोग्रेस में है उससे रिलेटेड आपने उसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, कितना प्रॉफिट आपने अब तक रिकग्नाइज किया है, वो एडवांस कितना रिसीव कर लिया आपने, और कितना आप रिटेन कर रहे हैं अब तक की डेट तक। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, तो ये भी आपने बताना है।
ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर हमने ये सारे के सारे जो हैं ये आपने डिस्क्लोजर नोट्स देने हैं, डिस्क्लोजर आपने देने हैं। ले जी, ये बस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास ये स्टैंडर्ड था। उससे आगे वो हमें बता रहा है जी कि आपके पास नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड है IPSAS 3, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप वो अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बता रहा है जी कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, जैसे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं उसने अकाउंटिंग पॉलिसी में, बेसिस, कन्वेंशनल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस applied by an entity in preparing and presenting its financial statement, consistency, changing in policy required by IPSAS or results in more reliable and relevant information। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आपने याद रखना, अगर किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज आता है, उसने बताया हुआ है कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, कोई बेसिस है, कोई रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है जी। तो ये जो भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के अंदर कोई भी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं तो उसका आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है, यानी आपने प्रीवियस ईयर के अंदर भी उनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है जी। करंट ईयर में भी होगी, प्रीवियस ईयर के अंदर भी होगी। आपने बैक डेट पर, उसने नीचे बैक लिखा हुआ तो बैक डेट पे जाके भी आपने उसमें एडजस्टमेंट करनी है। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट में उसने लिखा हुआ जजमेंट बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग एस्टीमेट की अगर हम एग्जांपल लें तो जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन है, वो एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। ठीक है जी। तो अगर आप उस एस्टीमेट के अंदर कोई चेंज लेके आ रहे हैं, फर्ज करें आप पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे थे, आपने एक दो नए एसेट्स जो हैं वो नए ऐड किए हैं, तो आपने कहा यहाँ से आगे मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करूंगा। तो जहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे बस उसी साल से आगे आगे चलेगा, यानी उस साल और उससे आगे आपने रेट्रो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है, यानी आपने करंट ईयर में और अगले सालों में आपने उसका इफेक्ट लेना है, प्रीवियस ईयर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं प्रायर पीरियड एरर्स। तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि प्रायर पीरियड एरर्स यानी ऐसे एरर्स जो प्रायर पीरियड के अंदर भी आएंगे, लाइक जस्ट लाइक आपने कोई ओमिशन कर दी है, कोई चीज़ आप भूल गए हैं आपने और नहीं लिखी हुई है। उसके बाद आपने कोई चीज़ मिस स्टेट कर दी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे। ठीक है जी। और वो कोई ऐसी मटेरियल आइटम है जिसका इम्पैक्ट आ सकता है अगले सालों में भी और पिछले सालों में भी, तो उन चीज़ों का भी वो बता रहा है। ठीक है, यानी उसकी वजह से आप किसी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते, या उसका कोई मिस यूज़ किया जा सकता है, कोई ऐसी रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो। तो उस तरह के किसी एरर को, ओमिशन को, मिस स्टेटमेंट को अगर आपने ठीक करना है तो ऑब्वियसली उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है। तो नाम से ही पता लग रहा है प्रायर पीरियड एरर्स, इसका मतलब ऐसा एरर है जो पिछले सालों में भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कुछ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड एरर्स के लिए स्टैंडर्ड है। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या उसमें आगे वो बता रहे हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आप स्टैंडर्ड के हमने ओवरव्यू ले लिया, बेसिक ओवरव्यू ले लिया पूरे स्टैंडर्ड का। अब यहाँ पे हम देखते हैं IPSAS 3 डील्स विद selecting and applying accounting policies, accounting for change in accounting policy, change in accounting estimate and correction of prior period errors। वो रिपीट कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर वो बता रहा है कि प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशनल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोबारा उसने रिपीट कर दिया है। अच्छा जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड एंड एंटिटी इज परमिटेड टू चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी चेंज करने की इजाज़त है, लेकिन उस केस में जब कोई स्टैंडर्ड या कोई इंटरप्रिटेशन आपसे रिक्वायर कर रही है कि आपने इसको चेंज करना है। रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बता रहा है जी इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा अकाउंटिंग पॉलिसी का। ठीक है जी। आपने ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब यही होता है कि आपने प्रीवियस ईयर को एडजस्ट करना है। रीस्टेट कंपैरेटिव यानी पिछले सालों को आपने रीस्टेट भी करना है। आउटलाइन रीजंस फॉर चेंज इन नोट टू दी अकाउंट्स। तो आपने जो चेंज किया है वो आपने नोट के अंदर आउटलाइन भी कर देना, रीजंस बता देनी है कि किन बेसिस के ऊपर आप इसको चेंज कर रहे हैं। और उसने लिखा हुआ एक्सेप्ट वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है जी।
तो यानी वो बता रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इसकी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर तब करना है जब ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। अकाउंटिंग एस्टीमेट, a change in accounting estimate in an adjustment of the carrying amount of an asset or liability or related expense resulting from reassessing the expected future benefits and obligations associated with that asset or liability। ठीक है जी। तो बता रहे कि जी एक ऐसी एडजस्टमेंट है कि एसेट की कैरिंग अमाउंट या लाइबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है जी, तो उनको अगर आप रीअसेस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो है वो फ्यूचर बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन विद दैट एसेट और लाइबिलिटी, तो ये आपके सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट है। आपको पता लग रहा है कि इसमें जो है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम उसे कहेंगे अकाउंटिंग एस्टीमेट है ये। Examples of estimate are tax revenue due to government, bad debt arising from uncollected tax, the obsolescence of inventories और useful life of non-current assets। ठीक है जी। तो ये मैंने जैसे डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ली थी, तो उसने बताया हुआ है कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बढ़ गई है, कम हो गई है, या आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर लिया, तो उस केस में वो सारे के सारे क्या हैं आपके एस्टीमेट्स हैं। ये उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट नहीं करना, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है। ओपनिंग बैलेंसेस को आपने चेंज नहीं करना, आपने प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है करंट ईयर में, और आगे वो उसी तरह मूव फॉरवर्ड होती रहेगी। अकाउंटिंग एरर्स, errors can arise in respect of the recognition, measurement, presentation और disclosure of elements of financial statements। ठीक है जी। तो एरर्स जो है वो कह रहे हैं कि रिकग्निशन में, मेजरमेंट में, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के अंदर अराइज हो सकते हैं। ठीक है जी। इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो एरर आ सकते हैं, उसमें ओमिशन हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है, वो सारे के सारे आपके एरर्स हैं। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, तो एरर डिस्कवर्ड इन द करंट पीरियड दैट रिलेट टू अ प्रायर पीरियड। ठीक है, जो उसने बता दिया वह मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक्स इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओवरसाइट एंड फ्रॉड। ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि एरर आपने जो करंट पीरियड के अंदर डिस्कवर किया है और वो अगर प्रीवियस ईयर के साथ रिलेट कर रहा है, उसमें उसने बता दिया हुआ है कि मैथमेटिकल मिस्टेक है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं हुई है, ओवरसाइट है, फ्रॉड वगैरह है, मिस स्टेटमेंट है, तो उस केस में आपने क्या करना है, करेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली आपने ओपनिंग बैलेंसेस को भी रीस्टेट करना है। सारे ओपनिंग बैलेंसेस पहले आप रीस्टेट कंपैरेटिव एंड रीस्टेट ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और साथ ही साथ रीस्टेट कंपैरेटिव्स भी लिखा हुआ है उसने। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, the nature of the prior period error for each prior period presented to the extent practicable, the amount of the correction for each financial statement line item affected, the amount of the correction at the beginning of the earliest prior period presented if retrospective restate for a particular prior period। तो उसने बताया हुआ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर एक तो सबसे पहले आपने डिस्क्लोज क्या करना है कि प्रायर पीरियड एरर की जो नेचर है वो आपने डिस्क्लोज करनी है। ठीक है ये तो, और ईच पीरियड के अंदर जो आपने प्रेजेंट किया है वो उस हद तक, जिस हद तक वो प्रैक्टिकल है उसको देखना है। आपने जो करेक्शन की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिस लाइन आइटम के अंदर, वो आपने डिस्क्लोज करनी है। जो अमाउंट आपने करेक्ट की है, ठीक है जी, जो अर्लीस्ट पीरियड के अंदर प्रेजेंट हो रही थी, वो आपने डिस्क्लोज करनी है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो भी आपने डिफाइन करनी है कि कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो प्रैक्टिसेबल नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल आ गई है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अच्छा जी, अब यहाँ वो कह रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, consider whether each of the following scenario involve a change in accounting policy or a change in accounting estimate. Interest incurred in connection with the purchase of a non-current asset was previously written off as an expense and charged to the statement of financial performance. In future, the organization plans to capitalize such expenses. This change will bring the treatment of interest on the purchase of non-current asset in line with other organization
operating in the sector, allowing users to make more meaningful comparison between the financial statements produced. ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने बता दिया कि इंटरेस्ट को उसने एज एन एक्सपेंस चार्ज करवा दिया था, जो कि रिलेटेड था एक एसेट की, नॉन करंट एसेट की परचेज से रिलेटेड। ठीक है जी, पहले इसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर हम सेकंड पे मूव करेंगे। तो इसको कैपिटलाइज ही करना चाहिए था, हमने बोरिंग कॉस्ट के अंदर पढ़ा था, उसने भी बताया था। The transaction is still being measured in the same way, however, the transaction is now being recognized as part of an asset rather than as an expense. This means that there is a change in the presentation of the transaction, with interest being included as a non-current asset in the statement of financial position rather than as an expense in the statement of financial performance. As a consequence, this represents a change in accounting policy. ठीक है जी, तो ये आपके पास एक तरह की चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है जी, तो पॉलिसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर को हम उसमें, सॉरी, हम इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज आ गया, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसने लिए। आगे हम ओवरहेड्स वाली एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रीवियसली शोन सर्टेन ओवरहेड्स विद इन द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस लाइन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इट नाउ प्रपोजेस टू शो दीज ओवरहेड्स विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। The classification of, although there is no change in the way in which these overheads are measured or recognized, they are being presented in a different way. This represent a change of accounting policy. तो ये भी एक तरह से change in accounting policy है। आगे वो बता रहे जी, previously depreciation on vehicle was charged at 30% using the reducing balance method. The organization now plans to depreciate vehicles on a straight line basis over 4 years, as this better reflects the consumption of economic benefits. तो ये बात जैसे कि एग्जांपल आपको दी थी पहले भी, तो उसने वो यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। Motor vehicle are being recognized and presented in the same way. In addition, vehicles are still recorded at historical cost. The only change is to the estimation technique used to measure the economic benefit consumed during each accounting period. So this is a change in accounting estimate. तो ये depreciation अगर आप change कर रहे हैं तो ये आपका accounting estimate के अंदर change आ रहा है। ठीक है जी, तो ये change in accounting policy, change in accounting estimate की related example थी। ठीक है जी, तो इस तरह की एग्जांपल आपसे टेस्ट की जा सकती है कि क्या ये पॉलिसी में चेंज है, क्या एस्टीमेट में चेंज है, क्या चीज़ है। इफ सेज 12 इन्वेंट्रीज। ठीक है जी, तो इन्वेंट्रीज जो हैं वो हमारे पास एसेट्स हैं। इन्वेंट्रीज हम नॉर्मली जो कहते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि ऐसी चीज़ जो आपने हेल्ड फॉर सेल रखी हुई है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो आपकी इन्वेंट्रीज है। एक ये इन्वेंट्रीज होती हैं आपकी, एक आपके पास जो प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसको हम वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल भी आपकी इन्वेंट्री है, और फिनिश गुड्स भी आपकी इन्वेंट्रीज का पार्ट है। ठीक है जी, तो उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि आपने कॉस्ट फार्मूलाज के अंदर उसने बताया हुआ है कि नॉन इंटरचेंजेबल आइटम्स इक्वल टू इंडिविजुअल कॉस्ट, इंटरचेंजेबल आइटम्स इक्वल टू कॉस्ट फार्मूलाज। तो उसने नीचे उसने 3 मेथड्स दिए हुए हैं, यानी हम जब इसको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम ये स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं। स्टोर लेजर कार्ड 3 मेथड्स थे पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसको हम एवको बोलते थे। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि नॉट परमिटेड लिखा हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये IFRS में से भी खत्म कर दिया गया है, और ये IPSAS में से भी उसने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड रिमूव कर दिया हुआ है। सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड। मेजरमेंट वो बता रहा है हमें कि मेजरमेंट जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV के ऊपर आपने इसकी करनी है। ठीक है जी, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV के ऊपर। तो कॉस्ट के ऊपर वो बता रहा है कि कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है जी, और उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ गई हुई है, अदर कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यानी आपके पास कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट में, और अदर कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, और कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी जो है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होगी। नेट रिलाइजेबल वैल्यू में ये है कि इस नेट सेलिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है कि अभी अगर हम बेचें तो अभी
आपकी ये अब जो कितने की सेल हो जाएगी इन्वेंट्री, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है जी, यानी अगर फर्ज करें कि कोई ऐसी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है जो थोड़ी सी डैमेज हो गई है या डिफेक्टिव हो गई हुई है, तो उसको सेल आउट करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट होगा। और आपने फर्ज करें कि आप खुद उसको सेल नहीं कर पा रहे थे, तो आपने एक एजेंट के थ्रू उसको सेल करवाया, तो वो लेस कर देने उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस भी। तो ये उसने बताया हुआ है कि एनआरवी हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद उसने बताया हुआ है कि अकाउंटिंग हमने इसकी किस तरह से करनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री के नाम से हमारे पास ये आ जाएगा, इन्वेंट्री के हेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास। डिस्क्लोजर के अंदर उसने बता दिया है कि आपने पॉलिसीज, कैटेगरीज, एक्सपेंसेस, राइट ऑफ, सिक्योरिटी फॉर लाइबिलिटीज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने डिस्क्लोज करनी है। अब एक एक करके देखते हैं, उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की भी होंगी। की क्वेश्चन है जी, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट शुड बी कैरी फॉरवर्ड एज एन एसेट अनटिल रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकग्नाइज्ड। ठीक है जी, तो वो बता रहा है कि जी कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो आपने कैरी फॉरवर्ड करनी है अकॉर्डिंग टू एसेट। ठीक है, अनटिल रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकग्नाइज, यानी उस इन्वेंट्री से रिलेटेड रेवेन्यू आपका जब तक रिकग्नाइज नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर ही आपने इसको लेके जाना है। ठीक है जी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर जो लोअर होगी उस वैल्यू के ऊपर आप उसको रिकग्नाइज करेंगे। दोबारा से वही डेफिनेशन आ गई है, हेल्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, in the process of production for such sale in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services in the form of material or supplies to be distributed in the rendering of services। तो ये उसने बता दिया है कि इन्वेंट्रीज एसेट्स हैं और किस किस चीज़ को हम इन्वेंट्री कह रहे हैं। इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। अच्छा जी, इसके आगे कॉस्ट उसने बता दिया हुआ है कि कॉस्ट क्या है आपके पास। कॉस्ट आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। उसने बता दिया हुआ है कि इस वक्त जो आप सेल कर सकते हैं जितने की वो है, अगर उसको सेल करने के लिए कोई कॉस्ट आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन पे करनी पड़ रही है तो वो आ जाएगी। और अगर सेल करने के लिए किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत है, कमीशन पे करना है, तो वो आपने सेलिंग कॉस्ट भी लेस करना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। दोबारा उसने बता दिया परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट फार्मूला जी, नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज और IPSAS 12 डज नॉट अलाउ लास्ट इन लास्ट आउट मेथड, तो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और जो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज हैं उसके अंदर आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है एंड वेटेड एवरेज मेथड है। इससे रिलेटेड एग्जांपल कोई होगी हमारे पास। नेट रिलाइजेबल वैल्यू फिर वही दोबारा उसने बता दिया कि सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस करना है और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। अदर कंसिडरेशन में वो बता रहा है जी, इफ इन्वेंट्रीज आर एक्वायर्ड थ्रू अ नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन देयर कॉस्ट शैल बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू एज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी एक्सचेंजेबल ट्रांजैक्शन के थ्रू इन्वेंट्री को एक्वायर नहीं किया हुआ, तो जो कॉस्ट है उसको आपने फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और inventories that are held for distribution or consumption in the production process of goods to be distributed at no charge or for a nominal charge are measured at the lower of cost and current replacement cost। ठीक है जी, यानी जिस अमाउंट के ऊपर वो करंटली रिप्लेस हो सकती हैं वो, या कॉस्ट को देखेंगे जिस जो उसकी परचेज प्राइस है, लोअर ऑफ लेंगे दोनों में से हम पे। When inventories are sold, recognize करना है हमने। When inventories are sold, the carrying amount is recognized as an expense in the period in which related revenue is recognized. If there is no related revenue, the expense is recognized when the goods are distributed or the related services is rendered. Any write down of inventories to NRV and all losses of inventories are recognized
एनी रिवर्सल ऑफ एनी राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री अराइजिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन एनआरवी इज रिकग्नाइज। तो वो बता दिया उसने कि रिकग्नाइज किन किन चीज़ों को करना है आपने। और ये हमारे पास कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्लासिफाइड इन अ मैनर अप्रोप्रिएट टू द एंटिटी, carrying amount of inventories at net realizable value, the amount of inventory recognized as an expense during the period, the amount of any write down that is recognized as an expense during the period, the amount and circumstances of any reversal of a write down that is recognized in the period, and carrying amount of inventory pledged as security for liabilities। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसने बताया हुआ है कि आपने क्या करनी है, आपने इसका डिस्क्लोजर देना है। अच्छा जी, आगे उसने क्वेश्चन बता दिया हमें एक। 5-point weighted average. On 31st December 2000, an organization held 180 boxes of paper valued at 18 each. Transaction during the year was as follow. तो परचेज उसने किए हैं 10 जनवरी को 120 बॉक्सेस एंड 18.95 पर बॉक्स है परचेज प्राइस आपकी। फिर इसी तरह उसने डिफरेंट डेट्स बताई हुई हैं जिसमें आपने डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो परचेज किए हैं। ठीक है जी। और उसने बता दिया हुआ है कि फर्स्ट जो आपके पास जनवरी है उसको आपने, आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है। बॉक्सेस ऑफ पेपर वर टेकन आउट ऑफ द इन्वेंट्री स्टोर एंड यूज एज फॉलो। तो उसने बता दिया हुआ है कि किन किन डेट्स के ऊपर आपने बॉक्सेस आउट किए हैं। देखें बॉक्सेस जो आउट हुए उनका रेट नहीं लिखा हुआ। अगर रेट लिखा हुआ भी हो तब भी हमने उस रेट को नहीं लेना, क्योंकि ये हम स्टोर लेजर कार्ड बना रहे होते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, जो स्टोर कीपर होता है वो ये स्टोर लेजर कार्ड बना रहा होता है। तो जब ये स्टोर लेजर कार्ड बन रहा होता है तो वो जिस प्राइस पे इन होता है वो उसी पे ही आउट करता है, वो किसी और प्राइस पे आउट नहीं कर सकता, वरना कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगी। तो इस वजह से इशू जो हो रहे हैं उनकी प्राइस दी हुई हो या ना दी हुई हो, दोनों ही सूरत में कोई इशू नहीं है। आपने प्राइस जो दी हुई है प्राइस पर बॉक्स उसको इंक्लूड नहीं करना। रिक्वायरमेंट है यूज द इंफॉर्मेशन अबव द वैल्यू टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर ऑन बोथ द वेटेड एवरेज एंड फाइफो मेथड्स। देख लेते हैं जी। ये लें जी, ओपनिंग बैलेंस था 183.3240 अमाउंट है, 18 पर यूनिट प्राइस है। 10 जनवरी को आपने 120 बॉक्सेस और परचेज किए, 2274 एंड 18.95। बाद में उसने क्या किया, दोनों को ऐड करके उसने एक इकट्ठा भी वेटेड एवरेज रेट भी निकाल दिया। ठीक हो गया जी। तो क्योंकि ये वेटेड एवरेज की बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है जी। अब वेटेड एवरेज के ऊपर जब कैलकुलेशन होगी तो आपने याद रखना है, जैसे ही दो इन्वेंट्रीज कंबाइन होंगी आपने उनका वेट ले लेना, एवरेज कर लेना। जैसे ये देखेंगे ये दो इन्वेंट्रीज आ गई थी आपके 180 120, उसने ऐड किया 300। ठीक है जी। और अमाउंट थी 5514, तो 5514 को 300 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 18.38। अभी आपके पास एवरेज रेट आ गया। 13 जनवरी को 110 यूनिट निकाले हैं 2022 के। ठीक है जी। तो रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास। अच्छा, उसने अब रिमेनिंग बैलेंस लिखा ही नहीं है, उसने सीधा जो है वो मूव कर गया है 13 जनवरी के बाद। हाँ जी, 13 जनवरी के बाद 28 फरवरी आ रही है, उस पर आपने 200 यूनिट बाई किए हैं 3840 के 19.20 पे। तो अब आपके पास वेटेड एवरेज दोबारा आ जाएगी। पहले 300 थे, 300 में से 110 निकल गए आपके, तो 190 प्लस 200 390, ये देखें 390 आ गए। ये प्राइस थी और ये वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट कर लिया उसने 18.80। अब इसी तरह आगे 2 मार्च को 190 यूनिट्स निकाले हैं और वेटेड एवरेज रेट पे 13572 ये निकाल दिए हैं उसने। ठीक है जी। फिर 11 अप्रैल को परचेजिंग की है, फिर उसने दोबारा वेट कैलकुलेट किया है। तो इसी तरह जैसे ही नई इन्वेंट्री आती जाएगी आप एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करते जाएंगे और साथ साथ जो जो इशू होते जा रहे हैं वो उसी वेटेड एवरेज रेट के ऊपर आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या किया, फाइफो कैलकुलेशन कंसिस्ट ऑफ 100 परचेज 24 दिसंबर एट 21.80, 2180, 200 परचेज 14 नवंबर एट 21.25, 4250, एंड 210 परचेज 24 जुलाई एट
20.75, ये इसने कैलकुलेशन सही नहीं की हुई आई थिंक। अच्छा जी, अब ये इसने कैलकुलेशन जो है वो सही नहीं की हुई है। ठीक है, क्योंकि 100 200 वो हमने परचेज ही नहीं किए हुए, तो उसने ना ओपनिंग बैलेंस लिया हुआ है। ये कैलकुलेशन सही नहीं है, इसको मैं सही करेक्ट करके तो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन सही नहीं की हुई उसने। फाइफो की कैलकुलेशन उसको करनी चाहिए थी इसी तरह, जैसे टेबल बनाया है इसी तरह टेबल बनना चाहिए था, लेकिन टेबल नहीं बना हुआ। तो ये मैं बता दूंगा, इसको मैं कर लूंगा सही करके, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात आ गई है, उसके ऊपर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। A hospital is preparing its financial statement for the year ended 31st December 2002 and needs to calculate the total value of inventory as at the year end. Account of all inventory gave a total value of 3,87,000, but the hospital accountant was unsure of the treatment of the following. तो उसने साल के एंड पे जो बैलेंस है वो बता दिया है कि 3,87,000 जो है वो फाइनल बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी, और उसने बता दिया है कि आपका अकाउंटेंट जो है वो कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर अनश्योर है, वो उसने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उसने बता दिया है 3,000 वैक्सीनेशन किट्स डोनेटेड टू द हॉस्पिटल बाय एन इंटरनेशनल एड चैरिटी shortly before the year end have been included at a value of pound 1, as the accountant felt that since the kits has not cost the hospital anything, this nominal amount would be a reasonable basis to include them in the accounts. Upon checking the website of the company that make the kits, it appears that their value is 6.50 each. ठीक है जी, हम एक एक करके सोल्यूशन चेक करेंगे इसका। ये ले जी, अब इसका आपने करना क्या है, उसने बताया हुआ है जी कि आपने क्या करना है, उसने सारी आइटम्स का किया हुआ बैलेंस इकट्ठा ही कर दिया आई थिंक। वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन किट थी, तो रिमूव पाउंड 1 इनकरेक्ट वैल्यूएशन, तो वो उसने निकाल दी यहाँ से। इंक्लूड एट फेयर वैल्यू एट 6.50, तो वो 19,500 बन रहा है। ठीक है जी, तो ये आपने क्या करना है, ऑब्वियस है कि एक चीज़ की जो कॉस्ट है आप नहीं भी पे की, वो गवर्नमेंट ने पे किया, तो उस केस में आपने उसको ऐड कर देना है एट एक्चुअल प्राइस। अच्छा जी, आगे सेकंड पार्ट में बता रहा है द वैल्यूएशन इंक्लूड 9,000 ऑफ मेडिसिन विच वर फाउंड टू बी आउट ऑफ डेट ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट, दीज मेडिसिन विल नीड टू बी थ्रोन अवे। ठीक है जी, तो ये सिंपल है कि उसने क्या किया हुआ है जी, आउट ऑफ डेट मेडिसिन, तो 9,000 जो है वो उसने निकाल दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक चीज़ की वैल्यू ही कुछ नहीं बची है, और वो फिर भी कॉस्ट के ऊपर इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब उनकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू ज़ीरो है। तो इस वजह से हमने उसे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया वहाँ से। One of the hospital medicines is produced in-house, and the 1220 bottles of this medicine held at year end have been included in the year-end valuation at 6.50 per bottle. This valuation has been calculated by the accountant as follows: raw material per item 3, labor per item 2, and pharmacy overhead per item 1.50. ठीक है जी, the hospital management accountancy department has calculated earlier in the year that the standard overhead to be attributable to each bottle produced should be 80 pence, but the accountant decided to increase this to 1.50 in the closing inventory valuation because fire damage in the pharmacy during the year had led to a short-term increase in overhead cost, and the accountant is keen that some of these costs are deferred until next year by increasing the inventory valuation. अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रिमूव एबनॉर्मल ओवरहेड। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है कि इन्वेंट्री के अंदर जो भी वैल्यूएशन आ रही होती है, ठीक है जी, इन हाउस प्रोडक्शन आपने की है, आपने ये याद रखना है कि उन आइटम्स की जो आपके पास एबनॉर्मल, जो नॉर्मल कॉस्ट होती है ना वो पार्ट बनती है, जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है वो एसिड का पार्ट नहीं बनती है, वो तो ऐसी कॉस्ट है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई कंडीशन फॉल नहीं कर रही है। तो इस वजह से आपने अब नॉर्मल ओवरहेड को 1.50 माइनस 80 पेंस 1 to 1,220, ये 854 जो है वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, यानी जो 80 पेंस आपने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, फोर्थ पॉइंट है, द हॉस्पिटल हैज़ अ लार्ज लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक which it uses to refill the portable oxygen tank used in various patient treatments. The accountant remembers that the oxygen is usually valued on a weighted average cost basis, but couldn't remember how to do the calculation, so it is currently valued at nil. The accountant provides you with the following information. The prior year end valuation was a total of 3,500 kilogram at 71 per kg. Or during the year, two deliveries were received from the liquid oxygen supplier. 15,500 kg was received on 1st April at a cost of 83 pence. I think ये भी 71 pence होगा. 83 pence per kg, and a further 13,300 kg were received on 1st September at a price of 87 pence per kg. Oxygen was taken from the bulk tank on 3 occasions during the year to refill all of the hospital portable tanks. Dates and quantities were as follows: 12th April 4,900 kg, 12th June 6,300 kg, and 27th September 7,050 kg. As in the previous year, the auditor have agreed that the oxygen held in portable tanks is not material, so no valuation is needed. ठीक है जी, तो बता रहे कि ऑडिटर ने भी यही बताया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लिक्विड ऑक्सीजन की कॉस्ट देखेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं तो हम उसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन वैल्यूएशन एट 31 दिसंबर, तो उसने बता दिया 3,500 kg एट 0.712485 है। डिलीवरी 1 अप्रैल को ये आपके पास आई, ऐड किया तो 19,000 बना, ये टोटल कॉस्ट बन गई, और एवरेज रेट आपके पास आ गया 0.81। फिर आपने 3 अप्रैल को यूज़ की 4,900 kg, तो वो आपने लेस करवा दिया, रिमेनिंग आपके, फिर आपने 6,300 kg दोबारा यूज़ किया। फिर सितंबर में आपने 13,300 दोबारा परचेज किया। फिर आपने इसको वेट किया तो 21,300 आ गया, और ये आपकी कॉस्ट आई, और ये वेटेड एवरेज रेट आ गया 0.85। फिर आपने 77 सितंबर को 7,050 जो है वो आपने यूज़ कर लिया, ये आपने उसकी कॉस्ट लेस कर दी, और 14,050 जो है वो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बच गया है, और उसकी प्राइस आ रही है 11,856, और 0.85 के ऊपर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये देखेंगे उसने 11,856 इसमें यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि उसने इसकी वैल्यूएशन ही नहीं की हुई थी अकाउंटेंट ने, तो ये आपने ऐड लेस किया तो आपके पास फाइनल बैलेंस आ गया इन्वेंट्री का 405,502। तो ले जी, ये हमारे पास IS2 इन्वेंट्रीज था। अच्छा जी, हम यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड आ गए जी, सास 14 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, ये क्या बता रहा है, ये उन इवेंट्स की बात कर रहा है जो कंपनी के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, कंपनी के लिए अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, और वो ये आते हैं ऑथोराइजेशन, सॉरी, ये उन के दरमियान आते हैं, यानी जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है जी, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती हैं, एक तो वो डेट होती है, और फिर एक डेट होती है जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये ऑथोराइज होती हैं। ठीक है, इन दोनों डेट्स के दरमियान अगर कोई इवेंट आता है तो हम उसे कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब कुछ इवेंट्स होते हैं एडजस्टिंग, कुछ होते हैं नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट्स वो हैं जिनकी जो जिनके अगेंस्ट एविडेंस जो है, एविडेंस की कंडीशन फॉल कर रही हो ईयर एंड के ऊपर, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ की एडजस्टमेंट जो है वो, सॉरी, अगर किसी चीज़ की कंडीशन जो है वो रिपोर्टिंग डेट के बाद फॉल कर रही है, ठीक है जी, तो रिपोर्टिंग डेट पे वो फॉल नहीं कर रही, रिपोर्टिंग डेट के बाद फॉल करी। फर्ज करें कि आपके पास इन्वेंट्री मौजूद थी 5 लाख की, ठीक है जी, और रिपोर्टिंग डेट आपका 30 जून है, और 31 जुलाई को वेयर हाउस में आग लग जाती है। तो उस केस में ये होगा कि आपको कंडीशन फॉलो नहीं करी, लाइक आपको लास्ट डे ऑफ जून ये नहीं पता था कि 1 महीने बाद वेयर हाउस में आग लग जाएगी, तो इस वजह से ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। ठीक है जी, और आप उससे बता दिया हुआ है कि आपने ऐसे इवेंट्स को एडजस्ट नहीं करना, और अगर कोई बहुत मटेरियल आइटम है
तो फिर ऐसी आइटम को फिर आप डिस्क्लोज कर देते हैं अगर मटेरियल आइटम हो तो। आगे उसने बता दिया वह डिस्क्लोजर जो है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट का उसकी नेचर के हिसाब से और उसकी अमाउंट के हिसाब से आपने देखना है, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन डिस्क्लोज करनी है और नेम ऑफ ऑथोराइजर यानी जो ऑथोराइज कर रहा है उसके बारे में आपने बताना है। अदर कंसिडरेशंस में बता रहा है डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स हम तभी रिकग्नाइज करते हैं जब उनके अगेंस्ट कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है जी, यानी रिपोर्टिंग डेट तक आप कह सकते हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया हो, बेशक पे ना भी किया हो लेकिन डिक्लेयर कर दिया हो, ठीक है जी, कि हम डिविडेंड देंगे, एग्री कर लिया हुआ है, तो उस केस में आपने डिस्क्लोज कर देना है। कंटिन्यू गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है कि कंपनी जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। ठीक है जी, और उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग है, इफ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट देन इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज इन नोट्स, अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग हुई है तो उस केस में भी आपने नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा और आपने वो सिर्फ डिस्क्लोज करना है। इफ्स 14 जो है वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, बिल्कुल वही बता रहा है सारी चीज़ें जो है कि आपने किन इवेंट्स को एडजस्ट करना है और किन इवेंट्स को आपने डिस्क्लोज करना है। अगर कोई मटेरियल आइटम होगी तो उसको डिस्क्लोज करना है, वरना आपने जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट और एडजस्टिंग इवेंट जो है वो आपने एडजस्ट कर देने। वही उसने बता दिया वह कि जो इवेंट्स इफ्स 14 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, डेट ऑफ ऑथराइजेशन एंड गोइंग कंसर्न, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग अभी बात करके आए हैं हम इसकी। एडजस्टिंग इवेंट वो बता रहा है कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है जी, तो उसने भाई एग्जांपल्स में लिखा हुआ है सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस, बैड डेट्स, स्टाफ बोनस, डिस्कवरी ऑफ एरर। ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होंगी वो हम देखेंगे कि वो ऐसी एविडेंसेस हैं कि इनके अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ कोर्ट केस, आपके पास केस हुआ है और आपको आइडिया है कि ये केस जो है ये ओपोनेंट जीत जाएगा, आपके जीतने के चांसेस कम है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, प्रोविजन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं इस तरह के केसेस में। ठीक है, बैड डेट है, आपको पता है पहले ही कि आपका जो डेटर है वो बैंक होने वाला है, तो आपको पहले से ही कंडीशन फॉल कर रही है, तो वो भी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। स्टाफ बोनसेस पे करने थे, एरर की किसी की डिस्कवरी होगी, तो ऑब्वियसली एरर तभी डिस्कवर होगा जब एट दी एंड उसमें कोई एरर नजर आएगा आपको। नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अंदर, ठीक है, जिनकी कोई कंडीशन जो है वो फॉल ना कर रही हो। एग्जाम्पल में उसने लिखा हुआ जी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड अनाउंसमेंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी जो चीज़ें ये क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की। अब उसने डिविडेंड, गोइंग कंसर्न, रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये सारे अभी हम देख आए हैं। ठीक है जी, डिविडेंड उसने लिखा हुआ है मे अराइज इन द पब्लिक सेक्टर व्हेन फॉर एग्जांपल अ गवर्नमेंट बिजनेस एंटरप्राइज हैज आउटसाइड ओनरशिप इंटरेस्ट टू whom it issue dividend. A public sector organization control and consolidate the financial statement of an organization that has outside ownership interest to whom it pay dividends. In addition, some public sector entities adopt purchaser provider models that require them to pay income distribution to their controlling bodies such as central government department. If dividend on shares have been proposed or declared after the end of the reporting period, they do not meet the definition of a liability and therefore cannot be recognized as the liability at the end of the reporting period. To be recognized as a liability, the entity should have an obligation at the end of the reporting period. The obligation to pay the dividend only arise when it has been declared, so it is at the declaration. अच्छा जी, अब वो यहाँ पे कह रहे जी, वेयर डिविडेंड्स हैव बीन प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, दिस शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने इसको नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको डिस्क्लोज भी करना है। गोइंग कंसर्न है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली जो प्रिपेयर की जाती हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर ही की जाती हैं। इसका मतलब यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू करेगी, ठीक है जी, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये भी चीज़ जो है वो आपने जो आपके डिस्क्लोजर नोट्स हैं उसके अंदर आपने रिपोर्ट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू करेगी। ठीक है जी, तो अब जिस जगह पे फर्ज करें कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन किसी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की मीट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे IPSAS 14 जो है वो रिक्वायर कर रहा है कि आपने ये चीज़ जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है जी, और फिर गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अकाउंट्स नहीं बनाए जाते, फिर ब्रेकअप बेसिस के ऊपर कंपनीज के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है जी,
तो या इसमें अब डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद IPSAS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने डिस्क्लोजर जो है वो इसकी बेसिस IPSAS 1 के अकॉर्डिंग ही आपने डिस्क्लोजर भी देने हैं। Restructuring, where a restructuring is announced after the reporting date and meet the definition of a non-adjusting event, the appropriate disclosure are made in accordance with IPSAS 14. Guidance on the recognition of provision associated with restructuring is found in IPSAS 19, simply because a restructuring involves the disposal of a component of an entity. This does not in itself bring into question the entity ability to continue as a going concern. However, where a reconstructing announced after the reporting period date means that an entity is no longer a going concern, the nature and amount of assets and liability recognized may change। ठीक है जी। तो बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद जो है रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की जाएगी तो तब भी ये इसका मतलब ये है कि एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न पे काम नहीं कर रही और जो एसेट और लाइबिलिटी की नेचर है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो वो नेचर ऑफ लाइबिलिटी जो आपने वो चेंज करनी है, ठीक है, वो यही है कि आपने उसको गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं, फिर ब्रेकअप बेसिस के ऊपर आपने अकाउंट्स बनाने। Disclosure. In addition to disclosures that may arise from information on non-adjusting events after the end of the reporting period, an entity should also disclose the date when the financial statement were authorized for issue and who provided the that authorization. हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी पढ़ा था। The date is important because events that occur after it are not recognized or disclosed in the financial statement. ठीक है जी। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हो गई हैं और फिर कोई इवेंट अकर होता है, बेशक उसकी कंडीशन भी फॉल कर रही हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो रिकग्नाइज फिर नहीं की जाती है। If subsequent information comes to light after the end of the reporting period about condition that existed at the end of the reporting period, the original disclosure should be updated to reflect this new information। ले जी, उसने कुछ हमें इवेंट्स दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है कि ये इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। तो बता रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2001 were completed on 30th May 2002, signed by the accounting officer on 7 June 2002 and laid before Parliament on 5 July 2002. The following events occurred after the end of the reporting period. Assume all amounts are significant to the entity. Are these events adjusting or non-adjusting? Notification on 18th February 2002 that a customer owing 100,000 as at 31st December 2001 has gone into liquidation. The financial statement already include a specific allowance of 20,000 pound for this customer and the entity does not make general provision। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट कर चुकी थी। अच्छा जी, अब देखते हैं जी वो क्या कह रहे हैं। This is an adjusting event as it provide more up-to-date information about an allowance that was recognized at the end of the reporting period. The allowance should be increased to 100,000, ठीक है जी, or that the bad debt written off entirely depending on the circumstances। अच्छा जी, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि आपने पहले ही उसके अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट की हुई थी। इसका मतलब आपको पहले ही पता था जो है कि बंदा बैंकरप्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपने अब क्या करना है, आपने इसको एडजस्टिंग इवेंट में ले जाना है। The entity announces a major reorganization on 6 April 2002। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने 6 अप्रैल को कहा है, तो 6 अप्रैल जो है ये तो टाइम गुजर चुका है, मेरा ख्याल ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। This is a disclosable non-adjusting event. The announcement is made after the reporting date, but is considered to be a significant importance and should be disclosed in the financial statement। Confirmation on 28th May 2002 from the entity's insurer that they will pay 500,000 pounds for inventory that were destroyed in a fire on 24th December 2001। तो ये तो देख लें, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय ही आपकी ईयर एंड से पहले हो गई है। द एंटिटी हैड क्लेम्ड 6,50,000 एंड इंक्लूडेड दिस एज अ रिसीवेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो कंडीशन फॉल कर रही है, आपने पहले ये रिसीवेबल क्रिएट किया हुआ था, अब उन्होंने कह दिया कि हम आपको 5 लाख पे करेंगे, आप 6.5 लाख की एस्टिमेशन लगाई हुई थी आपने। ये तो एडजस्टिंग इवेंट है। दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज इन रिलेशन टू एन एसेट दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एट द रिपोर्टिंग डेट। द
रिसीवेबल शुड बी रिड्यूस टू 500,000, तो रिसीवेबल को आपको रिड्यूस कर लेना चाहिए। नहीं जी, एक और एग्जांपल आ गई है। Events after the reporting period explain how the following items should be treated in the financial statement of a government trading activity for the year ended 31st December 2002. Receivable at 31st December 2002 are 64,000. On 20th January 2003, a major receivable was declared bankrupt. It is now expected that although the receivable owed 25,000 on 31st December 2002, the organization will only receive 2,500. ले जी, तो वो बता रहे हैं कि आपकी सारी की सारी जो है वो क्या करना है आपने। दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट एट द कंडीशन वर इन प्लेस एट द बैलेंस शीट डेट, इट इज नेसेसरी टू राइट ऑफ द डेट दैट विल नॉट बी कलेक्टेड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को उसने डेबिट किया, रिसीवेबल को क्रेडिट करके उसने खत्म कर दिया। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली रीजन फॉल कर रही है तो आपने क्या करना है, उसको नील कर देना वैल्यू को। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अ फायर शॉर्टली आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट हैज डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री वैल्यूड एट 3,000. The total value of inventory held at 31st December 2002 was 600,000. ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट के बाद एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा जी। दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज द कंडीशन वर नॉट इन प्लेस एट द रिपोर्टिंग डेट, द अमाउंट इज नॉट मटीरियल, देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज। ठीक है जी, तो अमाउंट मटीरियल भी नहीं है, इसलिए इसको डिस्क्लोजर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, IAS 2 खत्म हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास आगे IPSAS 22 डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसने बताया भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ IPSAS 22 इज टू प्रिस्क्राइब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट्स which elect to present information about the general government sector in their consolidated financial statements। तो यहाँ पे आपके पास वो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बता रहा है वो कि मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क, और एग्जाम्पल के अंदर उसने बता दिया है गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल मैनुअल, यानी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की अगर आपने कोई एग्जाम्पल लेनी है तो वो आपने GFS का जो मैनुअल है वो देख लेना है, वो आपको IMF से मिलेगा, गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैनुअल। एंड जर्नल गवर्नमेंट सेक्टर GGS, उसने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज इंगेज इन नॉन मार्केट एक्टिविटीज। डिस्क्लोजर में उसने मेजर चीज़ें लिखी हुई हैं कि एसेट्स बाय मेजर क्लास शोइंग सेपरेटली द इन्वेस्टमेंट अदर सेक्टर्स, liabilities by major class, net assets and equity, total revaluation increments and decrements and other items of revenue and expenses recognized directly in net assets and equity, revenue by major class, expenses by major class, surplus or deficit, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities and cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्क्लोजर की बात हो रही है कि जनरल गवर्नमेंट सेक्टर ने किस तरह से डिस्क्लोजर देने हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। तो इस तरह से आपने सारे के सारे जो हैं वो डिस्क्लोजर्स देने हैं। अच्छा, आगे उसने बता दिया है कि ये IPSAS 24 के अंदर ये आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IPSAS 24 require a comparison of budget amount and the actual amount to be included in the financial statement of entities which are required to or elect to make publicly available their approved budget. IPSAS 24 also require disclosure of an explanation of the reasons for मटेरियल डिफरेंसेस बिटवीन दी बजट एंड दी एक्चुअल अमाउंट। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो आपने बजट इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट की है, उसको आपने क्या करना है, बजट को आपने कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, एक्चुअल अमाउंट्स के साथ, और जो उसके अंदर मटेरियल डिफरेंसेस आ रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देनी। अब इसके अंदर आपने ये देखा है कि ये जो बजट की इंफॉर्मेशन है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो अकाउंट्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर उसने जो लिखा हुआ है कि उसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होनी है, अकाउंटिंग बेसिस कौन कौन सी हैं, एक्चुअल अमाउंट क्या है, एनुअल बजट की अमाउंट क्या है, बजट अप्रूव कितना हुआ था, बजट की बेसिस क्या थी, कंपेरेबल बेसिस क्या थी, किन बेसिस पे आपने कंपेयर करना है, फाइनल बजट क्या था, मल्टी ईयर बजट क्या है, और ओरिजिनल बजट एट द एंड जो है वो जो अप्रूव हुआ है वो क्या है। प्रेजेंटेशन के अंदर उसने लिखा हुआ है सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स, एडिशनल कॉलम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ कंपेरेबल बेसिस। ठीक है जी,
तो उसने बता दिया है कि आपने सेपरेट कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट बनाना है, और अगर आपके पास कंपेरेबल बेसिस के ऊपर आप बना रहे हैं तो आपने एक एडिशनल कॉलम भी ऐड करना है। डिस्क्लोजर आपने बजटरी बेसिस, क्लासिफिकेशन बेसिस, पीरियड इंक्लूडेड एंड एंटिटीज इंक्लूडेड, इन सारों के बारे में आपने डिस्क्लोजर भी देना है। नहीं बात, ये 2 पेजेस का ही हमारे पास एक स्टैंडर्ड आया था IPSAS 24। अब आपके पास आ गया IPSAS 42 सोशल बेनिफिट्स के ऊपर। तो सोशल बेनिफिट्स में वो बता रहा है जी, कैश ट्रांसफर्ड प्रोवाइडेड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हु मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ सोशल रिस्क एंड एड्रेस द नीड ऑफ सोसाइटी एज अ होल। यानी सोशल बेनिफिट्स के लिए जो कैश ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है जी, वो उसमें देख लेना है कि उसमें किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को जा रहा है, किसी हाउस होल्ड को जा रहा है जो कि क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है जी, सोशल रिस्क के इफेक्ट को मिटिगेट किया जा रहा है, और या फिर पूरी सोसाइटी के लिए एज अ होल उस चीज़ को रिस्क को एड्रेस करने के लिए सोसाइटी को एज अ होल दिया जा रहा है। अब उसने सोशल रिस्क की बात की तो इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट रिलेट टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, फॉर एग्जाम्पल एज, हेल्थ, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, may adversely affect the welfare of individual and or household, either by imposing additional demands on their resources or by reducing their income। तो उसने बता दिया सोशल रिस्क जो है वो किन किन इवेंट्स में अकर किए हो सकते हैं। अकाउंटिंग इसकी किस तरह से करनी है, रिकग्नाइज एक्सपेंस एंड लायबिलिटी फॉर सोशल बेनिफिट्स, रेलिवेंट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड कंपेरेबिलिटी। ये उसने 3 क्राइटेरिया बताए हैं कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपने देखना है कि रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है कि आपने उसको फेथफुली रिप्रेजेंट करना है, रेलिवेंट तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए। जर्नल अप्रोच एंड इंश्योरेंस अप्रोच, ये 2 अप्रोचेस यूज करके आपने इसकी अकाउंटिंग करनी। In the following cases, consider whether the payment is a social benefit or not. Please explain your reasoning। ठीक है जी, तो उसने लिख दिया है डिफेंस स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट एड प्रोवाइडेड फॉलोइंग एन नेचुरल डिजास्टर सच एज एन अर्थक्वेक और फ्लडिंग, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, स्टेट रिटायरमेंट बेनिफिट, डिसेबिलिटी पेंशन, फॉर लाभ पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और यूनिवर्सल एजुकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइडिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है जी, तो उसने लिखा हुआ ही है सारा कुछ बताया। जैसे डिफेंस स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज इफेक्टिवली प्रोवाइडेड टू एवरीवन बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सोशल बेनिफिट। तो देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि जो चीज़ जिस केस में स्पेसिफिकली कैश इन्वॉल्व होगा, कैश ट्रांसफर हुआ होगा, उसको हम सोशल बेनिफिट की पेमेंट कहेंगे। यहाँ पे जो डिफेंस के ऊपर स्पेंड किया गया उसमें किसी किस्म का कोई कैश ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इस वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोशल बेनिफिट नहीं होगा ये। Unemployment benefits. The unemployment benefits are paid by government to individual to ensure that the need of the individual to mitigate the risk of reduction in income, and if the eligibility criteria are met, the person has been unemployed for a certain period of time. So this is a social benefit। तो यहाँ पे आपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किए हैं, कैश ट्रांसफर किया, तो इस वजह से ये आपका सोशल बेनिफिट है। गवर्नमेंट एड प्रोवाइडेड फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर सच एज एन अर्थक्वेक एंड और फ्लडिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब क्या है कि जी, एड प्रोवाइडेड आफ्टर नेचुरल डिजास्टर इज नॉट अ सोशल बेनिफिट। द रीजन फॉर दिस इज दैट द कॉज ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर सच एज अ फ्लड इज अ जियोग्राफिकल रिस्क एंड नॉट अ सोशल रिस्क। तो ये एक जियोग्राफिकल रिस्क नहीं है, ये जियोग्राफिकल रिस्क है, सोशल रिस्क नहीं है, इस वजह से सोशल बेनिफिट की हम अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा जी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वेयर अ गवर्नमेंट प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, दिस इज एन इंडिविजुअल service available to all. Universal health care is a service, does not meet the definition of a social benefit that is provided to all regardless of social risk. Hence, universal health care is not a social benefit. Straight retirement benefits, where a government pay a retirement pension to all those over a certain age, regardless of income or wealth, to ensure that the need of those whose income after retirement would otherwise be insufficient are met. Such benefits satisfy the definition criteria that they are provided to mitigate the effect of social risk. Therefore, state retirement benefits are social benefits. Disability pension. Disability pension paid by a government would be to mitigate the impact of social risk for certain individuals. ठीक है जी, तो ये भी एक तरह का सोशल बेनिफिट ही है। Furlough of payment made during the pandemic. The answer to this question is trickier and depending on the type of support provided.
where direct cash payment were made to individual to mitigate social risk, then this would meet the definition of a social benefit. If the support was paid to organization to continue to provide services, there would be transfer payments which do not meet the definition of a social benefit. ठीक है जी, वो बता रहे कि अगर डायरेक्ट कैश किसी इंडिविजुअल को पे किया गया तब तो सोशल बेनिफिट है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट के लिए पे किया गया तो फिर ये सोशल बेनिफिट के अंदर नहीं आएगा। यूनिवर्सल एजुकेशन, similar to the universal health care above, this is not a social benefit as defined under IPSAS 42. This is a service, not a direct payment, and is provided to all individuals. Street lighting is a collective service that is provided by a public sector entity simultaneously to all, and the intention is to benefit society as a whole. As a result, street lighting does not meet the definition of social benefit. Retirement benefit provided to government employees. Such retirement payment do not meet the definition of social benefit. There are several reasons for this. Firstly, these payments do not meet the need of society as they are only available to former employees of the government. Secondly, the retirement benefits paid are compensation for employment service provided. This would therefore be accounted for under IPSAS 39 employee benefits. ठीक है जी, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जो है ये सारे के सारे IPSAS 42 के अंदर डील किए जा रहे हैं। अच्छा जी, एक आपके पास अब आपके पास आ गया जी रिकमेंडेड प्रैक्टिस गाइडलाइन RPG गाइडलाइन 1 लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है जी, तो उसने लिखा हुआ लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू मीट सर्विस डिलीवरी एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट बोथ नाउ एंड इन द फ्यूचर। ठीक है जी, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी एंटिटी की कि वो सर्विस डिलीवरी और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दोनों को फुलफिल करे। ठीक है जी, प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, नरेटिव डिस्कशन ऑन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल एजम्पशंस मेथोडोलॉजी अंडरलाइंग दी प्रोजेक्शंस, सर्विस रेवेन्यू एंड डेट। वो बता रहा है जी कैपेसिटी और वल्नरेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे, उसने बात की हुई है। डायमेंशंस कंसिडरेशन, तो वो उसने बताया हुआ इन योर लोकल जुरिस्डिक्शन कंसिडर दी 3 डायमेंशन सर्विस डेट एंड रेवेन्यू एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द कैपेसिटी एंड वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे उसने बात की है यूजिंग ऑप्टिमल एग्जाम्पशन देयर आर मैनी प्रैक्टिकल इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग द IPSAS एक्रूअल स्टैंडर्ड्स, देयरफॉर allowing time to identify, gather data and ensure the robustness of the information and the item can be reliably measured in important for successful transition. Use the table in the workbook to explain issues such as property, plant and equipment. There would be issue identifying PPE, then to be able to value it reliably. There may be a register of assets held, land and building data may be held by a land registry or other public body. Analyzing expenditures to see if there is any utility bill which may indicate building that are used by the entity. Another source could be the payment of any property taxes. Please review the other account area to explain the practical approach to implementation IPSAS. It is very important for you as future finance leaders for you to be able to assess how to implement a new standard and consider the information required to support the balances included in the financial statements. अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि उसका क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो उसमें इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, टू एड ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इट इज़ important to set out the context. This can be influenced by projections, methodologies, and assumptions that underpin the assertions. Legal requirements and local policy frameworks, current policy, economic and demographic assumptions, inflation rates and projections, and timing of the analysis. So disclosure में उसने लिखा है RPG 1 state that the narrative discussion of the projection should include the following disclosures: sources of significant revenue inflow and outflow, overview of current policy assumptions for inflow and outflow, how the projections are modeled in this in total or individual components, clarify projections are not forecast, hence are unlikely to meet the actual outcome over time. Explain any differences in presentation over time and any changes in the time horizon and what this mean to the user.
In addition, the narrative disclosure should also include information on dimension of long-term fiscal sustainability. An analysis of major changes of the current period and the previous period include changes in the underlying indicators explaining why these have changed. If indicators are derived from other sources of information, non-IPSAS based. Finally, the narrative disclosure should disclose information on the principal assumption and methodology on which the long-term sustainability is based. These includes these include but are not limited to key legislation or regulations, macroeconomic policy and fiscal framework, key current policy assumption, demographic and economic assumption, and how these policies are reviewed and updated, inflation assumption, discount rate assumption, and potential impact of sensitivity analysis. तो ये उसने कुछ बताया मैं कि जी आपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और पब्लिक फाइनेंस के लिए कि इस कौन कौन से डिस्क्लोजर हैं वो देने हैं आपने। ठीक है जी, ये उसने एडवांटेजेस हैं दिए हुए RPG 1 के। अब हमारे पास आ गया RPG 2, disclosure and analysis, useful information to deliver accountability and for decision making purposes, an overview of the entity's operations and operational environment, information about the entity key objective and strategies, analysis of the financial statements such as significant changes, trend in the financial position, performance and cash flows, and description of key risk and uncertainties that affect the financial performance, position and cash flow, and explanation to any changes to these and the mitigation strategies adopted. तो ये उसने बता दिया भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल है कि आप अकाउंटेबिलिटी को डिलीवर कर सकें और जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो ये RPG की गाइडलाइन नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, ये एग्जाम्पल के अंदर भी उसने सारी वही चीज़ें जो है वो दोबारा लिख दी हैं। ये देखें एग्जाम्पल के अंदर वो पूछता है कि RPG 2 का डिस्कशन एनालिसिस बता दें, तो यही वही चीज़ें जो अभी हम बोल के आए हैं वही उसने सारा स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है आपके सामने। अब RPG 3 में जी रिपोर्टिंग सर्विस परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इनपुट्स, तो उसने लिखा हुआ है कि जी RPG जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस गाइडलाइन है उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों को रिपोर्ट करना है। तो आपने लिखा हुआ है रिसोर्सेज यूज बाय एन एंटिटी टू प्रोवाइड आउटपुट, और आउटपुट्स के अंदर आपने बताना है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी टू रेसिपिएंट एक्सटर्नल टू द एंटिटी। आउटकम्स के अंदर इम्पैक्ट ऑन सोशल सोसाइटी विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ और आर रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द एंटिटीज आउटपुट। एफिशिएंसी में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और आउटपुट एंड आउटकम्स। एंड इफेक्टिवनेस में रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड सर्विस परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। तो ये उसने जो है वो सारे क्या बताए मैं आपको रिपोर्टिंग सर्विस परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने जो जो चीज़ें इनपुट आउटपुट की हैं उनसे आउटकम क्या जनरेट किया है, एफिशिएंसी से आपने काम किया है, और उसकी इफेक्टिवनेस से उसका रिजल्ट है वो क्या आया है आपके पास। नहीं जी, ये अब उसने बता दिया हुआ है कि जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर देयर आर 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो ये वही उसने 5 लिख दिए हमें और उन्हीं को उसने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया हुआ। दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन आस्क विच परफॉर्मेंस इंडिकेटर evaluate the relationship between input and output और इनपुट एंड आउटकम्स। ठीक है जी, तो इनपुट एंड आउटपुट जो है वो आपके पास इनपुट्स में आउटपुट्स में और आउटकम्स के अंदर ही यूज होगा एंड द आंसर इज एफिशिएंसी। देखें एफिशिएंसी का उसने बताया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और इनपुट्स एंड आउटकम। तो देखें यहाँ पे उसने सिर्फ एक ये पॉइंट पूछा हुआ है कि हाँ जी कि आपके पास कौन सी ऐसी जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो आपकी इनपुट एंड आउटपुट को भी देख रहा है और इनपुट एंड आउटकम्स को भी मेजर कर रहा है। तो ये जो है आपके पास स्टैंडर्ड है हमारे पास ये RPG 1 रिकमेंडेड प्रैक्टिस गाइडलाइन 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 एंड हो जाता है जी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाला हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो 10 मिनट्स की ब्रेक है। ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कैश बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं कि अगर हमारे पास हम कैश बेसिस के ऊपर चल रहे हो तो हमने वहाँ पे चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास IPSAS है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द पर्पस ऑफ this standard is to prescribe how financial statement should be presented under the cash basis of accounting. The IPSAB, SASB, International Public Sector Accounting Standard Board, encourages government to progress to the accrual basis of accounting, and the cash basis IPSAS is a step on the path to adoption of the accrual basis IPSAS. Like normally public sector organization जो है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉर्मली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चल रही होती है, तो वो अब इस वक्त उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो मूव करके किसके ऊपर है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ मूव कर। ठीक है जी। Where government are using a cash basis, the adoption of this standard enhances the comprehensive and transparent financial reporting of the cash received, cash payment, and cash balances of the entity. It also gives users of the accounts an understanding of the timing and certainty of the cash receipts and cash payment so that they can make economic decisions. The standard comprises two parts. Part one is mandatory. If an entity is using the cash basis of accounting, this part of the standard defines the cash basis of accounting, establish disclosure requirements, and deal with specific reporting issues. Part 2 is not mandatory to identify additional accounting policies and disclosures that an entity is encouraged to adopt to enhance accountability and transparency of its financial statement and to support transition or to the accrual basis of financial reporting. तो पार्ट वन जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, अब उसके लिए जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर रही हैं, उनके लिए एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके लिए रिपोर्टिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं, वो बताने हैं। पार्ट टू जो है वो मैंडेटरी नहीं है, उसके अंदर एडिशनल अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिस्क्लोजर्स वगैरह है जो के अडॉप्ट करने के लिए गाइड किया जाता है। उसकी वजह से वो बता रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इन्हांस हो जाती है। ठीक है जी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्रूअल बेसिस पे बनाने के लिए जो है वो एक सपोर्ट मिलती है। नहीं जी, पार्ट वन और पार्ट टू दोबारा उसने एक दफ़ा उसको एक्सप्लेन कर दिए। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटिटी? ठीक है जी, व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू बेनिफिट पब्लिक और रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, mainly finance activity directly or indirectly by taxes and transfer from other level of government, social contribution, debt fee. Primary objective is not profit making. ठीक है जी। तो पब्लिक सेक्टर एंटिटी जो है वो मोस्टली उनका मेन पर्पस जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। उनका मेन जो पर्पस है कि वो सर्विसेज की डिलीवरी, जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें, पब्लिक को बेनिफिट दें। ठीक है जी, और इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। कैश बेसिस, ठीक है जी। तो accounting that recognizes transactions and other events only when the cash is received or paid. कैश बेसिस यही है कि आपने तब रिकॉर्डिंग करनी है जब आपको कैश रिसीव होगा या पे होगा। कैश कंप्राइज कैश ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट एंड कैश इक्विवेलेंट्स। Cash and cash equivalent. Cash equivalents are short-term, high liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Cash flows are inflows and outflows. ठीक है जी, तो कैश फ्लोज इनफ्लो है, आउटफ्लो है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स की शक्ल में है। कंट्रोल ऑफ कैश. Cash is controlled by an entity when the entity can use the cash for the achievement of its own objectives or otherwise benefit from the cash and exclude or regulate the excess of others to that benefit. वही उसने कैश के बता दिया है, कैश ऑन हैंड है, कैश फ्लोज जो है वो इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं। कैश इक्विवेलेंट जो है वो शॉर्ट टर्म हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है हमारे पास। आगे उसने कैश बेसिस, अभी हम बात करके आए हैं कैश बेसिस क्या है जी। ठीक है जी, और कंट्रोल ऑफ कैश वो इसने दोबारा रिपीट कर दी है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अच्छा जी, अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मेनली आपके पास जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इसी के अंदर आ रहा है। यहाँ पे आपने कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनानी है, बजट्स बनाने हैं, एक्चुअल अमाउंट्स को बजट्स के साथ कंपैरिजन करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड होंगी।
सिंगल अकाउंट बेसिस, ठीक है जी। तो सिंगल अकाउंट बेसिस क्या है? Single account basis is where a government manages the expenditure of its individual department through a centralized treasury function so that individual department and entities do not control their own bank account. अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जी जो सिंगल अकाउंट बेसिस है वहाँ पे क्या है कि जी वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर वगैरह जो है वो सारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के मैनेज कर रही है, लाइक एक सेंट्रलाइज ट्रेजरी फंक्शन है, ताकि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को अलग-अलग जो है वो ओन अपने बैंक अकाउंट जो है वो मैनेज ना करने पड़े, एक सिंगल अकाउंट के तौर पे ही सारी चीज़ें चलें। पार्ट वन ऑफ द components of the financial statement to statement of cash receipts and payments, accounting policies and explanatory notes, and comparison of budget and actual amounts. Additional statements may also be prepared, for example, cash flow and balances for major fund balances. तो मेजरली जो है वो कैश रिसीट एंड पेमेंट की जो स्टेटमेंट है वो बन रही है, या आप कंपैरिजन कर रहे हैं बजट का और एक्चुअल अमाउंट्स का। उसके अलावा वो बता रहा है कि एडिशनल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आपको कैश फ्लोज एंड बैलेंसेस और मेजर फंड बैलेंसेस के लिए आपको बनाना पड़ सकता है। अदर इन्फॉर्मेशन नॉट रिकग्नाइज्ड अंडर कैश बेसिस में बी कलेक्टेड, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो वो वही बता रहा है दोबारा से कि टोटल कैश रिसीट्स एंड receipts of the entity sub classified into separate item to reflect entities operation। ठीक है जी, तो आपने कैश रिसीट्स देखनी है और वो कह रहा है कैश रिसीट्स वगैरह जो है वो सब डिवाइडेड हो सकती है, और टोटल कैश पेमेंट है ये भी आप फर्दर सब डिवाइडेड होंगी, और बिगिनिंग एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंसेज होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि आपने कैश बजट बनाना है, उसमें आपने कैश रिसीट्स लेनी है, कैश पेमेंट्स लेनी है, और बिगिनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज कैलकुलेट करने हैं, तो हम वहाँ पे भी इसी तरह ही करते हैं। Cash flows to be shown gross unless one of the following applies. Cash flow arise from transaction which the entity administers on behalf of other parties and which are recognized in the statement of cash receipt and payments. And cash flow are for items in which the turnover is quick, the amounts are large and the maturities are short. इन केसेस में आप नेट अमाउंट ले सकते हैं, वैसे आपने ग्रॉस अमाउंट्स लेनी है। अच्छा जी, अब वो बता रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट में बी सब क्लासिफाइड बाय नेचर और फंक्शन। सब क्लासिफिकेशन आर अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो बता रहा है कि जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स लेनी है और वो सब डिवाइडेड होंगी बाय नेचर और बाय फंक्शन। और उसके बाद वो बता रहा है कि जी जो सब क्लासिफिकेशन है वो सारी की सारी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है, ठीक है जी। और ये हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि अंडरस्टैंडेबल, यानी इंफॉर्मेशन जो भी आप प्रेजेंट करें वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। रेलिवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने इंक्लूड करनी है, यानी आप रिसीट्स और पेमेंट्स ले रहे हैं तो रेलिवेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स लेनी है। रिलायबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन आपकी, ठीक है जी। और कंपेरेबल भी होनी चाहिए कि आप उसको किसी इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करना चाहें तो आप उसको कंपेयर भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हम कंपैरिजन भी कर रहे होंगे। Single treasury account. A single account basis is where a government manages the expenditures of its individual department through a centralized treasury function so that individual department and entities do not control their own bank account। तो ये रिपीट हो गया सिंगल अकाउंट बेसिस वाला। स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स दोबारा ये फिर रिपीट हो रहा है। ले जी, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। फॉर ईच ऑफ द 3 कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर अ हॉस्पिटल state whether they should be shown on a gross or net basis in the hospital statement of cash receipts and payments। एक एक करके देख लेते हैं हम जी। कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑन द सेम डे ईच ऑफ 20 million pound when the hospital refinanced the majority of its short term debt to secure a more favorable interest rate। अरे जी, ये चेक कर लेते हैं। अब उसने बताया हुआ है कि दिस मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग द कैश फ्लो नेट, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज इट इज़ फॉर अ लार्ज अमाउंट विद क्विक टर्नओवर, ठीक है जी। तो ये इसी तरह भी हमने पढ़ा था कि कोई लार्ज अमाउंट एंड क्विक टर्नओवर है तो आप उसको शॉर्ट उस पर ले सकते हैं, ठीक है जी। तो सेम डे पे 20 million pound की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको क्या बता देना है कि ये जो है ये नेट अमाउंट के तौर पे शो कर सकते हैं। कैश आउटफ्लो और 200,000 pound इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ नेग्लिजेंस क्लेम बाय अ पेशेंट 10 months after this date, following a long legal battle, the hospital received 200,000 pound in
insurance money from the insurers of the doctor involved in a negligent care. Okay. This does not meet the requirement for showing the cash flow net. The turnover of the two transaction was not quick, 10 month delayed during the legal battle. ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल था ये। आगे थर्ड है जी, कैश इनफ्लो टोटलिंग £3,20,000 इन रिलेशन टू पेमेंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फ्रॉम कस्टमर for prescription drug charges. The full amount collected is paid over to the Ministry of Health at the end of each week as required by the hospital charter. This does not meet the requirement for showing the cash flow net because the collection of patient prescription drug charges is merely administered by the hospital on behalf of Central Ministry of Health. The format of the statement of cash receipt and payments. तो ये उसने रिसीट्स के बारे में बता दिया है, टोटल रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, आपने इंक्रीज डिक्रीज इन कैश देखना है, और कैश एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो आपके पास कैश एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देख के आगे, हमें प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी, प्लीज रिव्यू अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी विद विच यू आर फेमिलियर एंड लिस्ट दिस सब क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स दैट वुड बी शोन ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। नहीं, अब उसने लिखा हुआ जी अच्छा, वो टोटल क्या रिसीट्स की और पेमेंट्स की, वो आपसे कह रहा है कि सब क्लासिफिकेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट। एग्जाम्पल सोल्यूशन फॉर अ हॉस्पिटल, टोटल कैश रिसीट में बी क्लासिफाइड टू सेपरेटली आइडेंटिफाई कैश रिसीट्स फ्रॉम फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, बोरोइंग, प्रोसीड्स फ्रॉम हॉस्पिटल, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर ऑनगोइंग सर्विस डिलीवरी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये उसने कुछ बता दिए जो आपकी रिसीट्स हो सकती हैं। पेमेंट्स में वो बता रहे हैं ऑनगोइंग सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज, डेट रिडक्शन प्रोग्राम्स, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज। नोट में उसने बता दिया है कि आंसर आपका वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव सिलेक्टेड। ले जी, अभी हमारे पास एक प्रॉपर एक्सरसाइज आ गई है, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, द क्वींस स्कूल। रिसीट्स उसने बता दी है, फंडिंग एलोकेशन, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, स्टूडेंट एंड अदर इनकम, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सारी आपके पास क्या आ गई हैं, रिसीट्स हैं। वेजेस, सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, यूटिलिटीज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ, द ओपनिंग कैश बैलेंस वाज £1,87,000। स्कूल इक्विपमेंट, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा जी, 1। ओके जी, सॉरी जी, एक ज़रा इंपॉर्टेंट कॉल आई थी तो वो मैंने रिसीव कर ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे बता रहे हैं, स्कूल इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर 2,10,000 कैश ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, but this was not included in the amount shown above. Prepare the statement of cash receipts and payments for the Queen School for the year ended 31st March 2000. Comparative for the previous year are not required. ठीक है जी, तो हम अब ये देख लेते हैं कि उसने अब क्या किया है। उसने सारी रिसीट ली है, देखें, फंडिंग एलोकेशन, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, स्टूडेंट इनकम एंड अदर इनकम, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखें, पीछे उसने सिर्फ 35 दिया हुआ था, 210 का उसने लास्ट डे ऑफ द ईयर जो है उसने सेल किया था, तो 35 + 210 कर दिया यहाँ पे उसने, और इंटरेस्ट रिसीव कर दिया उसने यहाँ पे। ठीक हो गया जी। उसके बाद टोटल रिसीट्स आ गई हैं आपके पास, यहाँ पे वेजेस, सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ गया, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल, यूटिलिटीज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, इंटरेस्ट पेमेंट। तो टोटल पेमेंट आ गई, पेमेंट आपके पास ज़्यादा थी और रिसीट आपके पास ज़्यादा आ रही थी। ठीक है जी, रिसीट्स कम थी और पेमेंट्स आपकी ज़्यादा थी,
तो आपके पास कैश का डिक्रीज आया 169। बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास बैलेंस था 187, तो कॉस्ट कैश एट एंड ऑफ ईयर इज 18। तो 18,000 पाउंड जो है वो आपके पास कैश इन हैंड आ रहा है यहाँ पे। ले जी, अब वो बता रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी ओरिजिनल एंड फाइनल बजट अमाउंट्स, एक्चुअल अमाउंट्स ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस, डिस्क्लोजर नोट एक्सप्लेनिंग एनी मटेरियल वेरिएशन बिटवीन बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपने बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स के ऊपर एक वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। वो स्टेटमेंट के अंदर वो बता रहा है कि ओरिजिनल बजट है, ओरिजिनल एंड फाइनल बजट आ गया है, फिर आपने जो एक्चुअल अमाउंट्स आई हैं उनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है जी, और फिर डिफरेंसेस जो आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है वो आपने मटेरियल वेरिएशंस को आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है जी, मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी, बजट इज मेड पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, तो ये तब बनाना है आपने बजट, कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स, जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो। स्टेटमेंट शुड इंक्लूड द ओरिजिनल एंड फाइनल बजट अमाउंट्स, द एक्चुअल अमाउंट्स ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस, एंड अ डिस्क्लोजर नोट एक्सप्लेनिंग एनी मटेरियल वेरिएशंस between budget and actual amounts. Other disclosure requirements include approved budget period and entities include in the approved budget, reconciliation to the statement of cash receipts and payments if not prepared on comparable basis। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं कि स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। रिकन्सिलेशन होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट की, अगर आपने उसको कंपेरेबल बेसिस के ऊपर प्रिपेयर नहीं किया तब। रिपोर्टिंग पीरियड उसने बता दिया हुआ है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एटलीस्ट एनुअली, डेट एंड टाइम ऑफ ऑथराइजेशन। एंड टाइमलीनेस में उसने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेल अवेलेबल within a reasonable period after the reporting date. The standard suggests that an entity should be in a position to issue its financial statement within 6 months of the reporting date, although a time frame of no more than 3 months is strongly encouraged। ठीक है जी, तो ये उसने टाइमलीनेस बता दिया है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो विद इन 6 मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग डेट आपने इशू करनी है, और 3 मंथ्स जो है वो इनकरेज है कि आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर करें। जो वो टाइम फ्रेम ज़्यादा सूटेबल है कि आप विद इन 3 मंथ्स है उसके लिए इनकरेज किया जा रहा है। Significant cash balance is not available for use by the entity. Significant cash balances that are subject to external restrictions. An undrawn borrowing facility that may be available for future operating activities and to settle capital commitments, indicating any restriction on the use of these facilities. फॉरेन करेंसी, अच्छा जी, अब फॉरेन करेंसी के अंदर क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपकी कोई एंटिटी जो है वो आप किसी एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं जो किसी और कंट्री के अंदर है, ठीक है जी, तो आपने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसको डोमेस्टिक करेंसी के अंदर ही एक्सचेंज रेट के ऊपर आपने करना है। और एक्सचेंज रेट आपने कौन सा यूज़ करना है, जो आपका रिपोर्टिंग डेट के ऊपर होगा। ठीक है जी, तो आपने उस डेट के ऊपर जो स्पॉट रेट आ रहा होगा उस रेट के ऊपर आपने उसको कन्वर्ट करना है और उसको इंक्लूड कर देना है अपने अकाउंट्स में। ले जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो उसमें फंडिंग एलोकेशन आ गई, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग आ गई हैं। आई थिंक द क्वीन स्कूल वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक कि एक सेकंड, 4.3 था पहले भी जी, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया वेरी। एक्सरसाइज 4.4 है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। द इलिस्ट्रेशन अबव शो द फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट फॉर अ गवर्नमेंट यूजिंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट्स बाय फंक्शन। Explain an alternative classification basis that could be used for cash outflow and what main headings would appear in the statement using the alternative classification. Cash outflow may be classified by nature of payment rather than by function. The main headings that would be included in the statement using the nature basis are as follow: wages and salaries, goods and services, utilities, subsidies and transfers, capital outlay and others। तो ये उसने कुछ मेजर क्लासिफिकेशन बता दी कि कैश आउटफ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये अब उसने बताई हुई स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स। तो यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, एक्चुअल अमाउंट्स देख रहा है, फाइनल बजट देख रहा है, ओरिजिनल बजट देख रहा है, उसी का सारा कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेक किया जा रहा है और डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल एंड एक्चुअल के अंदर है। ठीक है जी,
तो फाइनल और एक्चुअल बजट के अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमने बताने हैं। लें जी, अब आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन आ गई हुई है। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। रेफर टू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्वीन स्कूल इन एक्सरसाइज 4.3, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द स्कूल ओरिजिनल बजट फॉर द ईयर वाज एज फॉलोज। तो प्रीवियस बजट जो था वो हमारे पास ये था। रिसीट्स में उसने बता दिया आपके पास फंडिंग एलोकेशंस हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग है, स्टूडेंट एंड अदर इनकम है, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है आपके पास। वेजीज, सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ रहे हैं, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, यूटिलिटीज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो आपके पास टोटल पेमेंट्स भी आ गई। The final budget was almost the same as the original budget with the exception that payment for wages and salaries and employee benefits had to be increased by 3% as a result of unexpected increase in pay rates. तो वो 3% से उसने बताया है increase हो जाएगा। As a result of this, the budget funding allocation for the year was increased by 2.5%. तो जो फंडिंग एलोकेशन हुई हुई है वो 2.5% से हम इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ 3% से इंक्रीज हो जाएगा आपका वेजेस, सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। प्रिपेयर द स्कूल स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो ले जी, एक्चुअल अमाउंट्स उसने सारी ले ली हैं। तो एक्चुअल अमाउंट्स क्या है, फंडिंग एलोकेशन है, तो उसमें देखें फाइनल में उसने क्या किया है, 9050 में 2.5% ऐड कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद बाकी सारी अमाउंट्स जो है वो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग आ गई हैं आपके पास। और उसके बाद आपके पास आ गई हैं प्राइवेट पेशेंट एंड अदर इनकम, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम प्राइवेट पेशेंट एंड अदर इनकम जो है वो हमारे पास अगर उसने ये लास्ट क्वेश्चन से वैल्यूज ली, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन से आई थिंक वैल्यूज इसने पिक की हैं। तो यहाँ से वो वैल्यू सारी पिक कर रहा है, रिसीट्स और पेमेंट्स वाली। 9345123419582458, ये उसने सारी वैल्यूज ले ली हैं, ठीक हो गया जी। और ये उसने सारी वैल्यूज वहाँ, ये फर्स्ट लाइन जो एक्चुअल अमाउंट्स हैं ये उसने सारी रिसीट एंड पेमेंट्स में से ले ली हैं। उसके बाद फाइनल बजट जो है वो उसने ले लिया है, जो फाइनल हुआ हुआ था वो उसने बजट ले लिया है। वो उसने जो पीछे वैल्यूज़ दी हुई हैं ये उसने सारी वो वाली ले ली हैं, ओके। और उसके बाद उसने ओरिजिनल बजट वाली वैल्यूज़ भी जो हैं, ये ओरिजिनल बजट की वैल्यूज़ हैं जो उसने ली हैं। ये वाली जो है जो ओरिजिनल बजट है वो ये है सारा, ये जो सामने आपके लिखा हुआ ये वाला उसने सारा ओरिजिनल बजट में कर दिया। फाइनल बजट के अंदर उसने एक सेकेंड 9276, ठीक है, ये 9276 है, ये वही फिगर आ रही है जो उसने 2.5% इंक्रीज करने के लिए कहा था। तो 9050 के अंदर आप 2.5% इंक्रीज करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। बाकी उसने जो चीज़ें इंक्रीज करने वाली थी बस वो ली हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम आ गई हैं, ठीक है जी। ओरिजिनल बजट में ये फिगर चेंज है, बाकी सारी सेम है। यहाँ पे ये जो पेमेंट्स वाला कॉलम है ये उसने कैश रिसीट एंड पेमेंट में से पिक किया जो हमने पहले बनाया था। उसके बाद ये वाली फिगर जो है ये उसने जो हमारे पास ये वाली बैलेंस है 9830, इसको उसने 3% इंक्रीज करके यहाँ पे लिखा है। ये 10289 जो है ये आपके पास कैश जो हमने पहले बनाया ये उसके अंदर से लिया है उसने, ठीक हो गया जी। तो ये देखो 9830 इंटू, हाँ जी 10125 जो है ये उसने 9830 को इंक्रीज करके लिया है। बाकी सारी अमाउंट्स जो हैं ये लास्ट पेज वाली ही आ गई हैं, एज इट इज ओरिजिनल वाली जो चेंज नहीं आया था वो ये आ गई हैं। बाकी ये ओरिजिनल बजट है जो आपने प्रिपेयर किया था। अब आपने डिफरेंसेस लेना है इन दोनों फिगर्स का। तो ये उसने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए हैं सारे, डिफरेंस फाइनल एंड एक्चुअल का डिफरेंस ले लिया उसने।
अल्टीमेटली एट द एंड जो है वो आपके पास नेट कैश फ्लो जो है वो 137,000 जो है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है। तो ये आपने कंपैरिजन बनाया है दोनों का, ठीक है जी, एक्चुअल का और फाइनल बजट का, और साथ उसने ओरिजिनल बजट भी साथ रखा हुआ है। तो ओरिजिनल बजट के अंदर आपने डिस्क्लोज किया था कि हमारे पास इतनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होंगे 41, बट जो ओरिजिनल बजट आपका बना है उसके अंदर आपके पास एक्चुअल अमाउंट्स जो आ रही हैं वो 169 नेगेटिव आ रही हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसमें। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो उसने बता दिया भाई अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, रिपोर्टिंग पीरियड, टाइमलीनेस, ऑथराइजेशन डेट, अदर डिस्क्लोजर्स एंड फॉरेन करेंसी, ये सारी चीज़ों के डिस्क्लोजर्स आपने प्रोवाइड करने। सॉरी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी पार्ट 2 ऑफ द कैश बेसिस ऑफ IPSAS स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये उसने वही बात की है कि आपको इनकरेज किया जा रहा है, मैंडेटरी नहीं है कि आपने इसको पार्ट 2 को फॉलो करना है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन है, गाइडलाइन फॉर माइग्रेशन टू एक्रूअल अकाउंटिंग। तब यहाँ पे क्या है कि जो पार्ट 2 है इसका IPSAS कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, वो आपको इनकरेज कर रहा है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी जो इन्फॉर्मेशन की है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए आपको गाइड कर रहा है कि आपको माइग्रेट करना चाहिए एक्रूअल अकाउंटिंग के ऊपर। और पेमेंट बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी। ठीक है जी, तो एंटिटी है, थर्ड पार्टी है, उसने बताया हुआ है कि आपने इसका डिस्क्लोजर देना है। अच्छा जी, एडमिनिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस, तो एडमिनिस्टर्ड ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर को नो आपका कंट्रोल कोई नहीं है। तो उसने लिखा हुआ है डिस्क्लोज नेचर एंड अमाउंट, किस नेचर का वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शन है उसको आपने डिस्क्लोज करना है, और नेचर बतानी है उसकी, नेचर एंड अमाउंट को आपने डिस्क्लोज कर देना है। पास थ्रू कैश फ्लोज, कंट्रोल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट ट्रांसफर इन लाइन विद ओवर आर्चिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, तो बता रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आपने कैश फ्लोज के थ्रू पास आउट करना है उनके ऊपर कंट्रोल है, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इंटरेस्ट के थ्रू आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और जो ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर इन लाइन विद ओवर आर्चिंग लेजिस्लेशन, तो ट्रांसफर जो है वो आपकी जो प्रोवाइडेड लेजिस्लेशन है उसके मुताबिक होगी। ठीक है जी, एक्सटर्नल एंड अदर असिस्टेंस, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस में उसने बताया हुआ है कि all official resources which the recipient can use or otherwise benefit from it in pursuit of its objectives हैं। और official resources में all loans, grants, technical assistance provided or committed under a binding agreement by multilateral or bilateral external assistance agencies or by a government or agencies of a government other than to a recipient of the same nation as the government agency providing or committing to provide the assistance। तो बता रहे हैं कि ऑफिशियल रिसोर्सेज है जिसमें जितने भी लोन्स हैं, ग्रांट, टेक्निकल असिस्टेंस, जो भी चीज़ है वो आपको एक बाइंडिंग एग्रीमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। और ये सारी की सारी जो है ये बैक एंड पे गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही है। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर वो बता रहा है कि एक्सटर्नल असिस्टेंस कैश पेमेंट की सूरत में भी हो सकती है, और पेमेंट जो है वो परचेजर के बिहाफ के ऊपर भी की जा सकती है, पेमेंट और परचेज ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी। या तो डायरेक्ट कैश पेमेंट की जा सकती है, या फिर कहा जा सकता है कि आप ये क्या जो पेमेंट है वो हम आपके बिहाफ के ऊपर खुद ही कर दें। तो दोनों तरह से की जा सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड इन कैश, the total external assistance paid by third party to directly settle obligation or purchase goods or services on behalf of the entity, the total amount of external assistance received as loan and as grants, the significant classes of providers or external assistance and the amount provided. By significant class and amount, the purpose of which external assistance was received and used, showing loan and grants separately. The balance of undrawn loans and grants available at the reporting date to fund future operations। ठीक है जी, तो ये उसने ट्रीटमेंट बता दिए किस तरह से ट्रीट करना है आपने। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो यहाँ पे आपने लिखा है कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी इज द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी और अनदर एंटिटी सो एज टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। तो वो कंसोलिडेशन के बारे में बता रहा है कि जी कंट्रोलिंग एंटिटी जो है उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करनी है
बेशक वो एंटिटी का आप जिसको कंट्रोल कर रहे हैं वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे कैश कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट कैसे बनेगी कि आपने कैश रिसीट्स को भी कंसोलिडेट कर लेना है, कैश पेमेंट्स को भी कंसोलिडेट कर लेना है, और फिर दोनों को लेस करके फिर उनकी ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करके तो आपने फाइनल बैलेंस कैलकुलेट कर लेना। तो वो उसने कहा है कि आपने इसको इस तरह से कंसोलिडेट करना है। एंड डिटर्मिनिंग द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंटिटी कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू लार्ज number of potential entities, and for this reason financial reporting entities are often defined by legislation. Cash balances and cash transaction between entity within an economic entity should be eliminated in full. तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कंसोलिडेशन में है कि आपस में जो ट्रांजैक्शन की हुई होंगी उनको आपने एलिमिनेट कर देना है। द डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट शुड बी नो मोर देन 3 months। तो डिफरेंस जो है रिपोर्टिंग डेट्स के अंदर वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर लाइक कैश ट्रांजेक्शन शुड बी यूज। तो आपने एक जैसी जो है वो पॉलिसी दोनों के लिए यूज़ करनी। अब कंसोल दोबारा उसने वही बात कर दी है, एलिमिनेट इंट्रा एंटिटी ट्रांजैक्शंस, एडजस्ट फॉर रिपोर्टिंग डेट्स एंड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर के अंदर आपने बता देना लिस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज, रीजन फॉर नॉट कंसोलिडेटिंग अ कंट्रोल्ड एंटिटी। ठीक है जी, तो आपने एक तो लिस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल एंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज करना है, और अगर आप एक कंट्रोलिंग एंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपने रीज़न डिफाइन करनी है कि वाई यू आर नॉट कंसोलिडेटिंग योर कंट्रोल्ड एंटिटी। Why should cash balances and cash transaction between entity within the economic entity be eliminated in full when consolidating the financial statement, giving examples of where elimination are necessary? ठीक है जी, तो यहाँ पे अब उसने बता दिया है दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ओनली रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एंटिटी एंड अदर एंटिटीज एक्सटर्नल टू इट। Therefore, transaction between entity within an economic entity are eliminated to avoid double counting। ठीक है जी, तो वही अभी जो हम पढ़ के आए हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन जो है उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। यू मे हैव इंक्लूड डिफरेंट एग्जांपल्स इन योर आंसर बट द फॉलोइंग एग्जांपल वुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल। A ministry may sell a physical asset to another ministry because the net cash effect on the whole of government reporting entity is zero. This transaction need to be eliminated to avoid overstating the cash receipts and cash payment of the whole of government reporting entity. Simple है जी, बिल्कुल। A ministry may hold funds with a public sector financial institution. These balances would be eliminated at the whole of government level because they represent balances within the economic entity. Similarly, a state-owned enterprise operating overseas may make a payment to a government department which remain in transit at the reporting date. In this case, failure to eliminate the transaction would result in understating the cash balances of the state-owned enterprise and overstating its cash payments. ले जी, अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ जी प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट। तो उसने डिपार्टमेंट दिया हुआ एजेंसी एलिमिनेशन एंड रिसीट एंड पेमेंट कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, यानी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज को हमने एलिमिनेट कर देना। ये उसने बिल्कुल वैसी कैश बजट ही बनाना है एक तरह से हमने। ले जी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट द क्वीन स्कूल, रेफर बैक टू द सॉल्यूशन टू एक्सरसाइज 4.3 where you prepare the statement of cash receipt and payment for the Queen School for the year to 31st March 2000. In addition to the amounts already included in the statement of the school itself, you are now informed that the school control a small preschool in a nearby town. The preschool receive its own funding allocated directly from the Ministry of Education, and its record show the following cash receipts and payments for the year to 31st March 2000. ले जी, फंडिंग एलोकेशन 2890, स्टूडेंट एंड अदर इनकम, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये रिसीट्स आ रही हैं। वेजेस, सैलरीज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, यूटिलिटीज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आ गई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द प्री स्कूल ओपनिंग कैश बैलेंस वाज 6000। ड्यूरिंग द ईयर 23,000 ऑफ बुक्स वाज सोल्ड टू द प्री स्कूल। द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द स्कूल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स balance and students and other income balance. Prepare the consolidated statement of cash receipt and payment for the Queen School for the year ended 31st March 2000.
ले जी, तो ये देख लें फंडिंग एलोकेशन आ गई आपके पास स्कूल की, और ये प्री स्कूल की आ गई हुई है। ठीक है जी, ये सारा डाटा उसने हमें प्री स्कूल का दिया हुआ है। ये सारा डाटा जो है ये स्कूल का, ये प्रीवियस एग्जांपल से 4.3 4.4 में यही सारा डाटा दिया हुआ है, ये उसने पिक किया है। ये उसने स्कूल का दे दिया है, और ये प्री स्कूल की जो मेजर एक्टिविटीज़ थी ये उसने वो ले ली हुई। ठीक है जी, और ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये 23 का उसने यहाँ दिया हुआ था। ये 23 है, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ये इसी एसेट से रिलेटेड था, ये उसने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, 245 प्लस 23 एंड माइनस 23 कर दिया उसने, एलिमिनेशन एंट्रीज में उसने ये 23 डाल दिया। ठीक है जी, ये उसने बताया हुआ था कि ड्यूरिंग द ईयर 23,000 ऑफ बुक्स वाज सोल्ड टू द प्री स्कूल, द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द स्कूल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल बैलेंस एंड स्टूडेंट एंड अदर इनकम बैलेंसेस। ठीक है जी, तो ये यहाँ से 23 इधर से निकाला, 23 ये आपने सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल में से निकाल दिए। ये सारा स्कूल का डाटा उसने प्रीवियस एग्जाम्पल में से ले लिया, और यहाँ पे ये पेमेंट्स जो हैं ये तीनों इधर आ गई। ये बिगिनिंग बैलेंस है, ये भी बिगिनिंग बैलेंस है प्री स्कूल का, तो आपके पास टोटल बैलेंस 193 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, तो ये सारी रिसीट्स आ गई हैं, ये सारी पेमेंट्स आ गई हैं। डिक्रीज इन कैश 121 आया, कैश एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास आ गया 193, तो कैश एट द एंड ऑफ ईयर इज 72। अच्छा जी, आगे वो बता रहे हैं accrual and cash basis of accounting requirement for an organization of your choice, list the financial statement produced by that organization, identify which are cash based and which are accrual based. For those that are cash based, to what extent do they comply with part 1 of IPSAS financial reporting under the cash basis of accounting? What changes would need to be made in order to make them comply, and what practical difficulties might these changes cause? तो उसने सिंपली बताया हुआ है कि योर आंसर विल इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर चॉइस, आइडेंटिफाइंग विच आर कैश बेसिस बेस्ड एंड विच आर एक्रूवल बेस्ड. For the cash-based statement, you will compare the presentation and disclosure of IPSAS requirement. Practical difficulty caused by making changes to the statement will include the need to change accounting system, training requirements, and the cost and time implication. तो ये उसने बताया हुआ है कि आप अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन चूज करके उसको उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ले जी, यहाँ पे ये हमारे पास कैश बेसिस वाला भी जो पार्ट है ये हमारा फिनिश हो गया है। ठीक हो गया जी। ये था जी हमारा ये सेशन, जिसके अंदर मेरे पास जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी हमारा ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह जो है वो